मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था आफ्टर गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में हम जिस ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में पढ़ते हैं वो है थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले आपको बताएं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस ब्रांच of science in which साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह हीट किसी की दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर दूसरी एनर्जी किस तरह हीट इसका मतलब है हम इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्म मींस हीट एंड डायनामिक्स फॉर मोशन। क्यों? इसकी की जो इंट्रोडक्शन हमने दिया उसमें वाज़ेह तौर पर कहा देयर इज एन एनर्जी चेंज फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन, और वो एनर्जी चेंज इन टर्म्स ऑफ हीट है। तो ये समझने के लिए केमिकल रिएक्शंस के दौरान एकदम से हीट कहाँ से इवॉल्व हो जाती है या हीट एब्जॉर्ब होकर कहाँ से ली जाती है, हमने साइंस की इस ब्रांच से मदद ली। इसका काम ही यही है, नॉट फॉर ओनली रिएक्शन, मगर इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम हर वो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व, या तो वो किसी फिजिकल प्रोसेस के जरिए इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें बताता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड हाउ एनी एनर्जी कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू हीट, और हीट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये थर्मोडायनामिक्स बेसिक प्रिंसिपल बताएगा हमें अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज इनटू हीट। ठीक है, तो ये पहले पढ़ाए जाएंगे। जब ये उसूल हम पढ़ लेंगे तो फिर हम इन्हें केमिस्ट्री पर अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि जो अब हम थर्मोडायनामिक्स की बातें पढ़ेंगे वो जनरल बातें होंगी जो केमिकल रिएक्शन पर भी अप्लाई होती हैं और ऐसे प्रोसेस पर भी अप्लाई होती है जिन्हें फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। रबिंग करके भी तो हीट बनती है, तो केमिकल रिएक्शन थोड़ी हो रहा है, इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी। तो ये ब्रांच आपको हर चीज के बारे में बताएगी। इसलिए थर्मोडायनामिक्स और इसकी बातें केमिस्ट्री का टॉपिक भी है, फिजिक्स का टॉपिक भी है और बायोलॉजी का टॉपिक भी है। तो बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजी में भी जहाँ तक मुझे याद है, जिंदगी में कभी ना पढ़ी बायोलॉजी, लेकिन इकोसिस्टम मेरे ख्याल में कुछ पढ़ते हैं आप लोग, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगता है, लेकिन वो बहुत बारीक से तस्करा करते हैं और अपनी दूसरी कहानियाँ बेचारे को इतनी सारी, हमको टाइम ही नहीं मिलता जो जाने का। तो लेकिन फिजिक्स में ये केमिस्ट्री से ज़्यादा है। फिजिक्स वाले कहते हैं टॉपिक ही हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को पढ़ा देते हैं, तो सेकेंड ईयर में आप इसे फिजिक्स में पढ़ेंगे। जो कुछ हम आपको अभी पढ़ाएंगे उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो सेकेंड ईयर की फिजिक्स में पढ़ा जाएगा। तो बच्चा परेशान है थर्मोडायनेमिक्स तो दोनों में क्यों पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारी बात बताई। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा साइंस का हिस्सा है जिसका ताल्लुक हर उस प्रोसेस से है जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, चाहे हीट इवॉल्व हो रही हो या एब्जॉर्ब, फॉर एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। तो अब जो भी प्रिंसिपल हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब उन्हें फिजिकल प्रोसेस पर अप्लाई किया जाएगा तो वो फिजिक्स का कंसर्न होगा, केमिकल प्रोसेस पर अप्लाई किया जाएगा तो वो केमिस्ट्री वाले का कंसर्न होगा। लेकिन वो प्रिंसिपल तो दोनों को पढ़ने पड़ेंगे ना, ताकि अपने अपने घर जाके अप्लाई कर सकें। तो वो दो प्रिंसिपल हैं, एक कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरा कहलाएगा, पढ़े बगैर कर सके आप, अगर कोई तीसरा लॉ होता तो वो क्या कहलाता, और अगर कोई चौथा लॉ होता तो क्या। ये देखिए मैं इतने कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ ना कि आपको बगैर पढ़े चीजें आए, ये बात है। तो बहरहाल हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी एक मानते हैं, पर वो ऑफिशियल नहीं है, सेकेंड दो लॉ है। तो इसका मतलब ये हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो कुछ हमें पढ़ना है रिएक्शंस के हवाले से एक्सो एंडोथर्मिक, उसके लिए फर्स्ट लॉ काफी है। इसलिए हम आपको सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बातें बताएंगे, उसके सारी छोटी छोटी जितनी भी उसके हिस्से हैं सब बताएंगे और फिर उस लॉ को एक्सो और एंडो पर अप्लाई करेंगे। चेक करो ये ठीक है ना। जब सेकेंड ईयर में आप फिजिक्स पढ़ेंगे उनको चूंकि उसे फिजिकल प्रोसेस पर अप्लाई करना है, तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो वो फर्स्ट लॉ भी पढ़ाएंगे और हमसे ज़्यादा तफसील से पढ़ाएंगे, और सेकेंड लॉ भी पढ़ाएंगे जिसका हम नाम भी नहीं लेंगे। इस तरह उनकी थर्मोडायनामिक्स बड़ी, वो फिर नेक्स्ट ईयर है थोड़े और बड़े हो जाएंगे। तो ये है टोटल थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन देने के बाद हमने कहा चूंकि अब ये एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इस नए सब्जेक्ट की नई बातें हैं, पहले उनसे वाकफियत जरूरी है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले अपने आप को उसके पढ़ने के काबिल बनाना है, तैयारी करनी है। अभी अगर हम कह दें कि दावत है, सेंटर वाले कर रहे हैं, किसी होली में तो नहीं जाएंगे, उसको सोचो तैयारी करते हैं, चप्पलों में चले जाएंगे, तो हम कहीं भी जाते हैं तैयारी करते हैं, थर्मोडायनामिक्स के बाद जाने उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। वजह उसकी ये है कि हर सब्जेक्ट में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं जो उस सब्जेक्ट के पढ़ने से पहले आनी चाहिए, वरना बच्चा उलझन का शिकार रहता है। अरे सब्जेक्ट को छोड़िए, गेम्स में भी ऐसे ही होता है। अब क्रिकेट हमारे यहाँ हर बच्चा जानता है, बहुत खेली जाती है, बहुत मुश्किल गेम है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। हमारे यहाँ चूंकि बच्चा आंखें बाद में खोलता है, पहले उसको बैट बॉल पकड़ा देते हैं, हर आदमी खेल रहा है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। आप कभी इमेजिन कीजिए कि आपका कोई दोस्त किसी ऐसे मुल्क से आ जाए जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उनको समझाने बैठ जाएं, क्रिकेट का मैच हो रहा है टीवी में, आप समझाने बैठ जाएं क्या है फुटबॉल, और ये बताना बड़ा आसान है, ये लाल जर्सी वाले उनको यहाँ पे बॉल फेंकनी है, पता। अब वो लड़े मरे, काम यही हो, अच्छा दोनों एक ही काम करेंगे, इन्होंने यहाँ बॉल फेंकनी है, उन्होंने वहां फेंकनी है, बस। उसके बाद आपका कंसर्न ये फाउल हो गया, इसने पास दे दिया, ये सब तो ढकोसली बाजी ना, मेन कंसर्न गोल गिरते हुए। क्रिकेट वाहिद गेम है जिसमें दोनों टीमें अपोजिट काम कर रही हैं,
एक ही काम नहीं कर रहे होते, बाकी सारे गेम्स में दोनों अपोनेंट एक ही काम कर रहे होते हैं। क्रिकेट में दोनों का काम एक जैसा नहीं होता, आधी टीम बाहर बैठी हुई होती है। देखिए ना, एक टीम पूरी खेल रही है, पूरे 11 खिलाड़ी फील्ड में भागे दौड़ कर रहे हैं और उनके 2 आए हैं बस, बाकी सब चाय पी रहे बैठे हुए। किसी गेम में ऐसा नहीं है, हर गेम में सारे खिलाड़ी एट ऑल टाइम दे शुड बी प्रेजेंट। तो अब इसकी टर्म्स हैं, वो उनको पता है। जैसे हमारे यहाँ पॉइंट्स नहीं होते, हमारे यहाँ तो रन होते हैं, गोल भी नहीं होता। हमारे यहाँ रन होते हैं, उनका अलग मतलब है। वैसे इंग्लिश में उसका मतलब है भागना, क्रिकेट में वो स्कोरिंग है, वो पॉइंट्स हैं। विकेट का अलग मतलब है, 24 रन 2 विकेट, ये एक अलग मीनिंग रखता है, समझाना पड़ेगा। जिस बंदे को ये नहीं पता विकेट का क्या मतलब, रन का क्या मतलब, बॉल का क्या मतलब, बॉलर कौन, बैट्समैन कौन, ये विकेट कीपर क्या होता है, सारे अलग अलग टर्म्स हैं। फील्डर अलग जॉब है, बॉलिंग अलग जॉब है, फिर बॉलिंग में भी वैरायटी है। ये फास्ट बॉलर है, ये स्पिन बॉलर है, जिसको थोड़ी क्रिकेट की और समझ है, स्पिन भी वैरायटी होती है। ये ऑफ स्पिनर है, ये लेग स्पिनर है। ये सब टर्म्स जब तक बच्चा समझेगा नहीं, वो मैच को एंजॉय नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं चलेगा। फिर हमारी और वैरायटियाँ इतनी हो गई हैं। टेस्ट मैच एक अलग डेकोरम रखता है, उसके अलग हिसाब किताब है, उसके रूल्स अलग हैं, वनडे के रूल्स अलग हैं, 2020 के रूल्स अलग हैं। तो ये गेम एक छोटा सा समझने के लिए, जब तक आप उससे रेलेवेंट टर्म्स नहीं समझेंगे, आप उसको नहीं समझ सकते। सेम इसी तरह इस सब्जेक्ट से कुछ ऐसी टर्म्स एसोसिएट हैं जिनके मीनिंग हो सकता है रियल लाइफ में कुछ और हो, मगर फॉर दिस सब्जेक्ट दे हैव एंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स। वो समझना जरूरी है। छोटी छोटी कई बातें होंगी, लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं वो 3 एस हैं। 3 चीजें हैं जो एस से शुरू होती हैं: सिस्टम, सराउंडिंग्स, स्टेट। ये 3 एस थर्मोडायनेमिक्स की बेस है। तो बिफोर स्टार्टिंग थर्मोडायनेमिक्स हम ये बेसिक टर्म सीखेंगे और फिर इस पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो सम, तो उसमें सबसे पहली टर्म है सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स के अलावा कहीं भी ये लफ्ज सिस्टम नजर आए तो इसका क्या मतलब होगा? है ना, यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं। सिस्टम का मतलब होता है कोई भी काम जो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो, तो उसके लिए लफ्ज सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टमैटिक काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, उनके यहाँ का सिस्टम बहुत बुरा है। इसका मतलब है यहाँ काम करने का जो तरीका है उसमें बहुत फ्लॉज है, उसमें कोई भी शख्स डंडी मार सकता है। हमारे यहाँ एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम लेने का जो प्रोसीजर है उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, जिससे ऐसे बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं जो 2 नंबरी करना चाहते हैं और अच्छे बच्चों के साथ ज्यादती होती है। और अगर हम कहें एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसका मतलब है जिस प्रोसीजर के साथ, जिन स्टेप्स के साथ हम एग्ज़ाम लेते हैं, उससे हकदार को हक मिलेगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको वैसे ही नंबर मिलते हैं, जो नहीं पढ़ते। तो सिस्टम से मुराद हो गई काम करने का तरीका। यहाँ सिस्टम का मतलब ही कुछ और है। दैट्स व्हाई वी नीड टू एक्सप्लेन ना, वरना तो इंग्लिश का लफ्ज़ हम कहते हैं, आपको आती होगी। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम यूज करते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग है। और वो क्या है? एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन is called system. शायद हमारे सिलेबस की सबसे छोटी डेफिनेशन, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। तो ऐसी छोटी डेफिनेशन अगर कभी आ जाए ना, तो हमारे सिस्टम की बुराई ये है, एग्जामिनेशन सिस्टम वाले सिस्टम के बात है, उनके पेट में दर्द हो जाता है। आधी लाइन की डेफिनेशन उससे लिखी होता है, तो देखिएगा अभी मैं इस आधी लाइन का क्या आंसर करता हूँ। मैंने तो वैसे ही 2 लाइन में लिख दी, लेकिन आपकी तो आगे नहीं देखो। तो मैं इसका देखिए भैया पहले समझाते हैं क्या मतलब। इसका मतलब वो कहते हैं सिस्टम से मुराद है कोई भी चीज़ जो आप
आपकी ऑब्जर्वेशन में हो। अब ऑब्जर्वेशन से मुराद सिर्फ नहीं होता जिसे आप देख रहे हो, जिसे आप सोच रहे हैं, वो भी ऑब्जर्वेशन है। तो इससे मुराद है पूरी यूनिवर्स की कोई भी चीज, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या वो पूरा प्लैनेट हो, जो रियल में नजर आ रहा हो या आपकी सोचों में हो, वो सब सिस्टम हो। मैं इस क्लास में हूँ इस वक्त, मेरी तवज्जो आप पर है तो आप मेरा सिस्टम, आपकी तवज्जो उस पर है तो मैं आपका सिस्टम हूँ। मैं किताब पढ़ूँ तो तवज्जो किताब पर है, किताब सिस्टम हो गया। मैं टीवी देख रहा हूँ तो तवज्जो टीवी पे है, टीवी सिस्टम हो गया। मैं सोच रहा हूँ तो जो कुछ मेरी सोचों में हो सिस्टम। ये हिसाब इतनी ब्रॉड डेफिनेशन, दैट्स व्हाई वी राइट एनीथिंग। ये और बात है कि जब हम टू द पॉइंट बात करें कि ओके विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनामिक्स साइंस बात कीजिए, तो अब साइंस के लिए मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ ना ही किताब ऐसे कोई पढ़ रहा हूँ। साइंस में अमूमन हमारा कंसर्न होता है कि हम किसी भी मैटर को, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसकी कुछ क्वांटिटी लेकर लैब में या कहीं और उस पर कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, उसकी कोई प्रॉपर्टी मालूम कर रहे होंगे, तो फिर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस और वो सामान जो हम प्रैक्टिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम। ये प्रैक्टिकल बात है। इन जनरल तो हम किसी को भी सिस्टम कह सकते हैं ना, क्लासरूम इस वक्त सिस्टम है, लेकिन पर्टिकुलरली ये हमारा सिस्टम। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन जरा अच्छी वाली कैसे बनाते हैं। एनी रियल और इमेजिनरी सिस्टम separated by its surroundings by real or imaginary boundaries under observation in यहाँ substance, any real or imaginary substance separated by its surroundings by real or imaginary boundaries under observation in laboratory or elsewhere is called system. तो अब वो बात जो ऊपर लिखी है बात अभी भी वही है, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इसको थोड़ा हमने इलैबोरेट कर दिया कि अब जो चीज हम सिस्टम के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं उसका रियल होना जरूरी नहीं है। यानी कोई ऐसी चीज सिस्टम के तौर पर ले जो वाकई एग्जिस्ट करती हो, सही है, लेकिन अगर नहीं और वो सिर्फ इमेजिनेशन में है तो भी चलेगा। तो एनी रियल और इमेजिनरी सब्सटेंस। अच्छा, फिर वो अपनी बाकी सराउंडिंग से, जो उसके आसपास पूरी यूनिवर्स है, उससे उसे हम अलहदा करें, और वो अलहदा करें तो उसकी बाउंड्रीज फिक्स हों। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ दिस मार्कर इज माय सिस्टम, इट मींस एनीथिंग आउटसाइड दिस मार्कर इज नॉट माय सिस्टम। तो अब ये तो डिफाइंड बाउंड्री है ना, इसका तो एक फिक्स वॉल्यूम है हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने अपने सिस्टम की हदें, उसकी बाउंड्रीज, उसकी लिमिट्स प्रॉपर्ली डिफाइन की हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि सिस्टम इस तरह डिफाइन हो रहा है कि उसकी बाउंड्रीज जो है वो इमेजिनरी हैं, वो फिक्स करके नहीं डिफाइन की तो भी चलेगा, इतनी अप्रॉक्सीमेशन भी चलेगी। अंडर ऑब्जर्वेशन जो भी है वो रियल और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, उसकी बाउंड्रीज जैसी भी है, वो है अंडर ऑब्जर्वेशन। कहाँ? लैब में भी हो सकता है और कहीं और भी हो सकता है। तो वो हमारा सिस्टम। फिर इस पूरी बात की समरी फिर वही बनी, इसका मतलब है कोई भी चीज जिस पर आपकी तवज्जो है, जो आपकी कंसीडरेशन में है, ऑब्जर्वेशन में है, वो आपका सिस्टम। अच्छा भाई, इसका भाई कौन? दूसरा एस। ये तो पहला एस हो गया,
दूसरा एस है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग के मायने वही है जो सराउंडिंग के मायने हैं, यानी सिस्टम की तरह ये नया भी नहीं है। सराउंडिंग का मतलब किसी भी चीज के आसपास मौजूद है। तो यहाँ सिस्टम के अलावा जो कुछ उसके इर्द गिर्द है वो सब कुछ सराउंडिंग में आएगा। तो हम कहेंगे यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम is called surrounding, and can be given as यानी अगर अब आप इस डेफिनेशन पे गौर करें तो आपको असल स्टोरी का पता लगेगा। थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक अजम्पशन, थर्मोडायनेमिक्स बात करती है पूरी यूनिवर्स की, सिर्फ प्लैनेट अर्थ की नहीं। उसने कहा पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक जिस पर आपकी तवज्जो है वो सिस्टम, और रेस्ट ऑफ द होल यूनिवर्स शुड बी सराउंडेड। तो अगर आप एक 10 पार्टिकल को कंसीडर करके बैठे हैं एज अ सिस्टम, तो फिर बाकी सारी यूनिवर्स आपकी तरफ। आप पूरा अर्थ ले लें अपना सिस्टम, तो अर्थ के अलावा बाकी सारी सराउंडिंग यूनिवर्स आपकी तरफ। तो इसका मतलब है हमारी सपोजिशन असल में ये है कि द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। तो अब सराउंडिंग अगर सिर्फ बताना है क्या है, तो यूनिवर्स में से सिस्टम निकाल दीजिए, जो बचेगा वो सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग की इस बेसिक डेफिनेशन के बाद हमने सिस्टम की टाइप्स बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, इसकी बेस पर सिस्टम तीन बनाते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत ही सिंपल है, और हो सकता है मैट्रिक में भी वो मोमेंटम पढ़ाते हैं बता देते हैं, तो सेम वही कहानी टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहला ओपन सिस्टम। तो आप ओपन सिस्टम जो है नाम से जाहिर है, ऐसा सिस्टम है जिसे अपने सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी एक्सचेंज करने की पूरी इजाजत है। सो मास सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है, ओपन है ना, और इसी तरह एनर्जी भी जा सकती है। तो डेफिनेशन हो गई system which can exchange both energy, both mass and energy with its surroundings is called open एग्जाम्पल ऐसे सिस्टम्स की तमाम लिविंग बींग्स, इंसान, पौधे, जानवर, ये सारे के सारे
ओपन सिस्टम है। अब अगर कोई इंसान को आप कंसीडर कर लें तो सिंपल रेस्पायरेशन के जरिए हम सराउंडिंग से ऑक्सीजन गैस इन कर रहे हैं, तो मास हम टेक इन कर रहे हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपनी सराउंडिंग में ले रहे हैं, सो मैटर एक्सचेंज हो रहा है, नो प्रॉब्लम। एनर्जी हमें मिल ही सराउंडिंग से रही है। So when we are exposing ourselves to sunlight, we are taking in the solar energy in the form of heat, and that heat converts to useful energy in our body. तो जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, घूमते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, एक्ट करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके सराउंडिंग में ले रहे हैं। सो इट मीन्स हम एनर्जी मास दोनों के साथ, दोनों में अपने सराउंडिंग के साथ प्रॉपर एक्सचेंज कर सकते हैं। कब क्या कर रहे हैं वो हमारी मर्जी, लेकिन कर सकते हैं। और कर सकते हैं का मतलब ये हुआ कि ये नहीं कह रहे कि हर वक्त ही हम मास दे रहे हैं जब हमारा दिल चाह रहा है, हम ये काम, हमें कोई रोक टोक नहीं है। यही पौधों का भी काम है। अगर हम साइंटिफिक एग्जाम्पल पे आए तो जैसे बात है, इंसान जानवर तो थर्मोडायनामिक्स का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो बायोलॉजी वाले का। तो हमारे लिए होगा कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो हाई टेम्परेचर पर है, गर्म है और ओपन बीकर में रखा है। जैसे आप, फिर वही बात है, नॉन साइंटिफिक वे में कहें तो कहेंगे आप हॉट कप ऑफ टी, चाय का गरम गरम कप अगर रख दिया जाए तो वो बिल्कुल वैसे, हम उसे अपने अंदाज से कहेंगे हॉट सोल्यूशन इन ओपन बीकर। तो अगर एक बीकर में गर्म सोल्यूशन मौजूद है तो उससे वेपर्स उठ रहे हैं, और चूंकि वो ओपन बीकर में है तो वेपर सराउंडिंग में जा रहे हैं, तो सराउंडिंग इज टेकिंग मास ऑफ आवर सिस्टम। चूंकि वो ओपन है तो सराउंडिंग से कोई भी चीज़ उसमें गिर सकती है, और हीट तो एक्सचेंज हो ही रही है। हमारा ऑब्जेक्ट गर्म है और उसकी हीट जो है वो सराउंडिंग में आ रही है, और अगर हम चाहते हैं तो सराउंडिंग को और उससे हीट उसमें भी दाखिल कर सकते थे, रोक टोक तो नहीं है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ लिख दी जाए। ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और तीसरी जो बात अभी हमने कही, a hot solution in open beaker. दूसरी टाइप है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में हम दो में से एक चीज को रोक लेते हैं। हम कहते हैं मास एक्सचेंज नहीं होगा बट स्टिल एनर्जी कैन एक्सचेंज। तो सिस्टम which cannot exchange mass with its surroundings but can exchange energy is called closed। तो अब अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो अब एग्जाम्पल ये हो जाएगी कि वो ही हॉट सॉल्यूशन लीजिए और उसे आप क्लोज्ड बीकर में ले लें, चारों तरफ से कवर। तो अब उसके वेपर सराउंडिंग में नहीं जा सकते क्योंकि वो चारों तरफ से बंद है, तो अंदर का मास अंदर ही रहेगा, और जब वो चारों तरफ से बंद है तो बाहर से मास अंदर जा भी नहीं सकता, तो मास को आपने ब्लॉक कर दिया। लेकिन वो बीकर ग्लास का बना हुआ है, ग्लास इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई उसकी गर्मी उस गिलास से बाहर जा रही है और आसपास मिल रही है। इसी तरह अगर हम चाहें तो बाहर से हीट अंदर भी भेज सकते हैं क्योंकि गिलास से हीट कंडक्ट। तो एग्जाम्पल हो गई a hot solution in closed beaker। और फिर तीसरा ऑब्वियसली यही बनेगा कि जो ना हीट एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है और ना मास, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम
which cannot exchange both mass and energy with its surroundings is called isolated. ऑब्वियसली अब आप चाहेंगे कि सिस्टम चारों तरफ से बंद हो, तो यार क्लोज सिस्टम हो गया, मास तो नहीं जाएगा। एनर्जी को रोकने का तरीका ये है कि हमारी सिस्टम की बाउंड्रीज यानी उसकी दीवारें जो हैं वो ऐसे मटेरियल की बनी हो जो हीट का नॉन कंडक्टर, परफेक्ट इंसुलेटर हो, ना हीट अंदर आ सके ना हीट बाहर जा सके। और ऐसा दुनिया में कोई भी सब्सटेंस नहीं है जो हीट का परफेक्ट इंसुलेटर हो, जो हीट की बिल्कुल भी कंडक्शन ना करता। अलबत्ता ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हीट की बेहद पुअर कंडक्टर है। इसका मतलब है उसमें से हीट का एक्सचेंज बहुत ही कम होता है मगर बहरहाल होता है। तो हम आम तौर पर आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसी ही चीज़ों को कंसीडर कर लेते हैं कि चले परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है लेकिन गुजारे लायक है। तो इसकी एग्जाम्पल में आता है थर्मस फ्लास्क। हीट के कंडक्ट होने के 3 अंदाज हैं, कौन कौन से? क्लास 6 में पढ़ा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। थर्मस फ्लास्क के अंदर इन तीनों को रोकने का इंतजाम होता है। लकड़ी इस्तेमाल करते हैं ताकि कंडक्शन ना हो। फिर लकड़ी के साथ मिरर होता है अंदर, दोनों के बीच में गैप होता है, उस गैप में कुछ नहीं, वैक्यूम होता है ताकि कन्वेक्शन ना हो सके। और मिरर यूज होता है ताकि रेडिएशन उससे टकराकर वापस आ जाए, तो रेडिएशन स्टॉप। तो अगर ढंग के साथ जेन्युइन अंदाज से थर्मस फ्लास्क बना हो, 2 नंबर ना हो, लाल का बना हुआ ना हो, असली चाइना का बना हुआ, तो उसमें हम अगर चाय रखते हैं तो वो कई घंटों तक गर्म रहती है। कई घंटों की शर्त फिर इसलिए है क्योंकि बहरहाल ये सब कुछ करने के बावजूद, क्योंकि ना मिरर 100% रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ना हम अंदर परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट कर पाते हैं, और ना ही लकड़ी जो है वो एब्सोल्युटली बैड कंडक्टर है। तो तीनों बहुत स्लोली हीट को रास्ता दे देते हैं। इसलिए 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बाद जो चाय है उसका टेम्परेचर कम होने लग जाता है। इसका मतलब है आप कुछ घंटों के लिए एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बना लेते हैं, बट फॉर नॉट परमानेंट। हमने कहा हमने क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम बना के अजायब घर में रखवाना जो हम परफेक्ट आइसोलेटेड के लिए अपनी जान खराब करें। हम जिस चीज़ के लिए भी आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे वो कोई एक्सपेरिमेंट होगा, वो सारी जिंदगी थोड़ी जारी रहेगा, वो कुछ घंटों का होगा। तो उस कुछ घंटे के लिए थर्मस फ्लास्क जैसी चीज़ हमारा काम परफेक्ट तरीके से करेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिया। तो अब ये बेसिक 2 बातें हो गई, सिस्टम और सराउंडिंग, ये 2 एस हो गए पूरी डिटेल के साथ, उनकी डेफिनेशन और फिर उनकी टाइप्स। टाइप्स में एक तरह से ये फायदा हो गया कि सिस्टम सराउंडिंग की आपस में 3 पॉसिबल रिलेशन डिस्क्राइब कर दिए। अब तीसरी और आखिरी एस टर्म आएगी और वो है स्टेट। ठीक है, तो अब स्टेट से हम इसे कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे मंडे को टेस्ट है तो दे दीजिएगा ना। आपने कौन से पहले वाले टेस्ट पढ़ के दिए जो गलत, मैंने गलत पहले पढ़ के देते थे, आप लिख के देंगे है ना, पहले मैसेज पढ़ लेते थे। अच्छा ये ए में 2 में चाहिए चीज, अच्छा ठीक। तो हमने आखिरी टेस्ट में क्या दिया? नहीं, कब ऐसा हादसा पेश आया? अच्छा तो मैंने टेस्ट किया, ओ आप बोले हो, ओ शानदार लेवल, ओ माय गॉड। तो आप लोगों ने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अदर देन एससीपी तक के न्यूमेरिकल्स का टेस्ट किया था। उसके बाद हमने बड़ी तफसील के साथ
लिमिटिंग एक्शन वाला टॉपिक किया था, फिर फाइबर के बहुत सारे सवाल किए और अब ये शानदार छोटा सा काम किया। तो पहली बात, ये चैप्टर 5 में जो कुछ हमने अब तक पढ़ लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस लिटिल थिंग, ये तो आएगी, ये थ्योरी हो गई हमारी, 2-4 नंबर की थ्योरी भी आनी चाहिए ना। और असल काम होगा द न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल स्टीचियोमेट्री। व्हेन आई से केमिकल स्टीचियोमेट्री, इट मींस लिमिटिंग रिएक्टेंट तो है ही है, लेकिन सिंपल मास मास रिलेशनशिप या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप यू कैन एक्सपेक्ट, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं, मोल एवोगैड्रो नंबर या एम्पिरिकल ये सब नहीं। केमिकल स्टीचियोमेट्री कंप्लीट, और उसमें न्यूमेरिकल ही है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। और थ्योरी चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।